माननीय हरियाणा की आन की, हरियाणा की बान की, हरियाणा की शान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी पीछे से अच्छी तरह से? थोड़ा मेरे को स्टेज के ऊपर पूरी तौर के ऊपर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लोग बोल गए, कितने वक्ता बोल गए, थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आया। पर आपकी को ना समझ में आए फिर हमारे यहाँ इसको बड़ा जल्द करने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ओमप्रकाश धनखड़ जी कि हमारी इस सभा के अंदर बतौर अध्यक्ष उन्होंने आना मंजूर किया। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज से कुछ समय पहले मैंने और दिग्गज नेताओं को बुलाया था। उस टाइम तो मैंने खुद रेवाड़ी के अंदर रैली करी थी और राजनाथ सिंह जी और मनोहर पारिकर जी ने दोनों ने हाँ करी थी कि 23 सितंबर को शहीदों को नमन करने के लिए हम रेवाड़ी जरूर पहुंचे। और आते आते एक दिन पहले मुझे खबर लगी कि राजनाथ सिंह जी तो आएंगे, पारिकर साहब नहीं आ पाए। और मुझे इस बात भी ये भय था कि मैं लोगों को बुलाऊं और शायद भारतीय दिग्गज नेता हमारे यहां पर ना पहुंचे। ओमप्रकाश जी का हल्का भी है, हमारे पड़ोस का भी है। पटौरा वालों, आपने बड़ा सोच समझ करके ये स्थान चयन किया। मैं सोच रहा था कोविड 2 साल से लोगों से रूबरू नहीं हुए। रेवाड़ी के अंदर, नागनौर के अंदर, अपने पुराने हल्के के अंदर, मौजूदा हल्के के अंदर अगर मैं किसी दिग्गज को बुलाऊंगा और एंड टाइम के ऊपर किसी भी वजह से वो इनकार कर गए तो मेरी क्या हैसियत बनेगी, मेरे लोगों की क्या हैसियत बनेगी। इसलिए जब पटौरा वालों ने मेरे को यहां आमंत्रित किया, मेरे कंधों पर से बोझ उठ गया। और बटादवा वालों, यादव सभा झज्जर वालों, जो आपने इतनी भारी रैली यहां पर पटौरा के अंदर करी है, उन शहीदों को नमन करने के लिए किया है, जगह जगह जाकर के लोगों को आमंत्रित किया है। जो फासला 2 साल से हम और आपके बीच के अंदर हो गया था, उसको पूरा करने के लिए जो किया है, स्टेट की तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथी एमपी साहब धर्मवीर जी, रमेश जी कौशिक, जनरल वत्स, अरविंद शर्मा जी, ये भी आज हमारे बीच के अंदर आए हैं। हमारे राष्ट्र और मुल्क के शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं और हमारा राष्ट्र मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे मेहमान। हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश जी हमारे मंत्री हैं, ज्यादा देर नहीं बोल पाए, क्षमा चाहता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा क्षमा चाहता हूं प्रोफेसर छत्रपाल जी का, 6 फुट 3 इंच का जवान हमारा, ये ब्रेक आज में बोल नहीं पाया, मुझे माफ करना। और हमारे एमएलए साहिबान जो बैठे हैं, मंचा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान बैठे हैं, चेयरमैन जिला परिषद बैठे हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बैठे हैं, मेयर साहिबा बैठे हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि शहीदों को नमन करने के लिए आया।
धन्यवाद तो बाद के अंदर कटौता वाले भी करेंगे, करेगी, लेकिन शहीद परिवार से वास्ता रखने वाला अटल में इनका धन्यवाद नहीं करूंगा। मैं जब से आयोजित नहीं करूंगा तो हरियाणा के अंदर और कौन करेगा? और आज आपने हमारे को आज आप लोगों ने हमारे बीच के अंदर सभी को सुना, किसी को थोड़ी देर सुना, किसी को ज्यादा देर सुना। मैं जो वो कह चुके हैं उसको नहीं दोहराऊंगा और अपनी बात खत्म करने से पहले आखिर के 5 मिनट के अंदर मैं अपनी मन की भी बात कह करके जाऊंगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इधर उधर भी चले गए हो तो कृपा करके शेड के अंदर आ जाओ, मेरी मन की बात को जरूर सुन करके। जिक्र हुआ नसीबपुर का 1857 का, कितने लोग मारे गए इतिहास है, उसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इतिहास यहां आज नहीं कहा गया उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं। यहां कहते हैं, मैं देख रहा हूं गाड़ी पहने हुए हमारे मेवाती भाई हैं। 1857 के अंदर जहां शेखावाटी के राजपूत थे, वहां साथ साथ मेवात के ये भी 1857 के अंदर अंग्रेजों के साथ गोवाली थे। हरियाणा का सारा क्षेत्र जगह जगह के ऊपर याद करता है, जैसे अहीरवाल को अहीरवाल में सीमित करने का प्रयास किया जाता है, इसी तरह से मेवात को मेवात के अंदर सीमित करने का भी एक प्रचलन चलता आया है। आज मेवात को सीमा से बाहर निकाल करके मैं ये कहता हूं कि जितना हम हिंदुओं ने शहादत की है, बराबर की शहादत हमारे मेघ भाइयों ने की। हसन खान मेवाती राणा सांगा के साथ बाबा के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनके नाम के ऊपर फौज है, आज उनको भी हम नमन करते हैं। मैं 47 की बात करना चाहता हूं, 1947 की। कश्मीर हमारे हाथ से निकलने लग रहा था। कमेंटियों का आक्रमण हमारे देश के कश्मीर के अंदर हो रहा था और अगर चंद घंटे और भी जाते और भारत की सेनाएं वहां नहीं पहुंची होती तो कश्मीर की हवाई पट्टी के ऊपर भी उन कमेंटियों को तो क्या पाकिस्तान का कब्जा हो जाता और कश्मीर हमारे से हमेशा लड़ाई रह थी। अभी भी कश्मीर के 2 झंडे थे, वो लड़क आकर के नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी करी है, इसके मिसाल कोई और नहीं कर सकता। 62 का यह जिक्र किया मेरी बेटी आती ने, निजाम का जिक्र हुआ, शास्त्री जी का भी जिक्र होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। चाहे वो 1.5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि हमारी हिफाजत करने वाला कौन, उसका नारा दो, उसकी जय बोलो। हमारा पेट भरने वाला कौन है, उसका नारा दो, उसकी जय बोलो। जबी से नारा ये प्रचलित है, जय जवान और जय किसान। और अगर आप किसान का बेटा हमारे साथ देश की हिफाजत के अंदर पेटी बांध करके नहीं खड़ा होता तो पाकिस्तान, चीन हमारे पे काबिज हो जाता। और आज की भय ये है कि इनसे तो हम लड़ लिए,
अफगानिस्तान भी जुड़ गया, तालिबान भी जुड़ गया, और आज के दिन हम अपने किसान को, मजदूर को, पेटी की नौकरी करने वाला जो भी व्यक्ति आज के दिन जाता है उसको मान सम्मान और इज्जत नहीं देंगे तो आने वाले समय के अंदर ये 3 मुल्क हमारी चटनी पीस करते हैं, हमें कुछ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी का अभिमान जोड़ा जाना चाहिए। शायद यही वजह है कि यह बालक खड़े खड़े अहीम रेजिमेंट का नारा दिया। 1857 के अंदर कुछ कौमें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ द्रोह किया, कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, और उसके बाद अंग्रेजों के साथ दोस्ती नहीं रखी। तो कुछ लोगों मंचाओं के ऊपर मंसूबे फिर गए जो चाहते थे कि फौज के अंदर हमारे भी नाम का एक रेजिमेंट हो, वो रहे, चाहे वो बूटर हो, चाहे सैनिक हो, चाहे हीर हो, चाहे और हो, रहे। हमारा राजनीतिक लोगों का यह फर्ज है कि जो अंग्रेजों की वजह से जो दुभाग हुई थी, अगर उसको सुधार सकते हैं तो हमारे प्रति लोगों की आस्था है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी बैठे हुए साथियों का कि आप लोगों ने यही रेजिमेंट की मांग जो मैंने उठाई थी उसका समर्थन किया। आपका बहुत बहुत सन 71 के अंदर पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश अलग बन गया, पाकिस्तान इधर को रह गया। 93,000 पाकिस्तानी सेना बंदी बन गए। और हमने क्या किया? कहते हम तो दरिया देते हैं, चलो अपने मुल्क को, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम हर चीज यही होता है। और उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया, और वो लोग उसके बाद जगह जगह के ऊपर हमारे चौबे बार बार मारते रहे। 100 जगह से हमारा खून हमारे देश की देही में से निकालते हैं। हमारे को आज के दिन ये सोचना होगा कि क्या हम राजनेताओं ने वाजिब फैसले अनेक बार किए या नहीं किए, और अगर वाजिब फैसले नहीं थे, गलत फैसले थे, तो वो दोबारा से दोहराए नहीं उठाए। मैं कारगिल का जिक्र करना चाहता हूं। फौजें लड़ती हैं, उनको हथियार दिए जाते हैं, बंदूक पकड़ो, तोप पकड़ो, ग्रेनेड पकड़ो, अटम पकड़ो, पकड़ो, फेंको दुश्मन को मारो। कारगिल के अंदर क्या हुआ कि आप जाकर के कारगिल की जो पहाड़ी है उसके ऊपर काबिल हो, ये फतवा हमारे फौजियों के कप्तानों ने, फौजियों के जनरल ने दे दिया, और साथ साथ क्या कह दिया कि तुम्हारा एक हाथ हम पीठ के पीछे बांधेंगे, सिर्फ एक हाथ से लड़ाई करो। और वो कैसे कि तुम पाकिस्तान की सरहद में नहीं जाओगे, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तानी खड़े हैं तो सामने लड़ाई करोगे, पीछे से नहीं घेरोगे, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, सारा मामला इंटरनेशनल हो जाएगा, बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। एक हाथ पीछे बांध लेंगे और तुम अपनी जान बेशक गवा लो, लेकिन इंटरनेशनलाइज नहीं होना चाहिए मामला। तो ये भी मैं सोचता हूँ ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमने फतेह फिर भी पाई था। और जो भी लोग आज के दिन सरहद के ऊपर अपनी जान देने आज की चले कर दीजिए, उन सबको मैं नमन करने की याद करके दीजिए। लोग कहते हैं कि मैं राजा शाही परिवार से, शाही परिवार का भी हम यूं भी कहते हैं, राजाशाही परिवार का यूं भी कहते हैं।
कई जगह तो राजाशाही परिवार का अगर नाम आता है तो तुम्हारे मुझे कांटा लग जाता है। लेकिन हमारी राजाशाही तो अंग्रेजों ने छीन ली थी। 1857 के बाद जो हमारी रियासत थी वो कहां बची थी? आज के दिन अगर कोई मेरे को राजा कहता है या राजशाही कहता है, शहीद परिवार का कहता है, वो इसलिए कहता है कि उसके दिल में मेरे प्रति और मेरे पूर्वजों के प्रति प्यार है। मैं 5 बार एमपी बना, 4 बार एमएलए बना, हरियाणा में कोई और नहीं बना अभी तक। अगर मैं गलत होगा तो मेरे को बार बार लोग भूल देते क्या? और आज आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि 40 साल मेरे को हो गए राजनीति के अंदर, 40 साल मेरे बाप को हो गए थे राजनीति के अंदर, उससे पहले उनके बाप को हो गए थे। बार बार हमको क्यों चुनाव करते हैं? एक ही कारण है कि हम जनता की आवाज उठाते हैं। एक ही कारण है कि जनता के साथ हम दुहात नहीं करते। एक ही कारण है कि बार बार लोग आज के दिन भी कहते हैं इंद्रजीत सिंह आप कर दो, अपनी बेटी को भी रखो। इन पार्टियां फैसला करती नहीं रहे। नेता कैसे बनते हैं ये भी मैंने सीखा। 2 तरीके हैं, या तो पार्टी आपको ऊपर से पैराशूट से घेर दे तो आप नेता बन जाओगे, या पब्लिक आपको नीचे से सलाह दे। 1 बार में 2 बार में मंत्री तो बन जाओगे, एमएलए भी बन जाओगे, हार भी जाओगे और फिर भी तुम्हारा बन जाओगे। कई बारों के बाद जाकर के कोई लोग नेता बनता है जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी होती है। क्या क्या दिक्कतें होती है मुझे से। ये 2 तरीके तो मैंने बता दिए कि या ऊपर से आ जाओ या नीचे से आ जाओ। मुझे फक्र है कि मैं नीचे से आया और कोई भी मेरे से कह दे तूने आने की फिक्र क्यों नहीं शुरू करी, कोई मेरे बस की नहीं थी। मैं ऊपर से नहीं आ सकता था क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है। तो मैं कैसे करूं? पब्लिक के साथ मैं धोखा तो नहीं कर सकता। तो मुझे इस बात का फक्र है। आज के दिन मैंने एक और चीज देखी, गाली गलौज जो चल रहा हो उसको गाली गलौज करो। कुछ साथी हमारे मीडिया के उसका साथ दे देते हैं, अखबारबाजी हो जाती है, उसका नाम छुप जाता है, मीडिया के अंदर आ जाता है, वो नेता के नाम लेता। लेकिन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, आज फिर आपको कहता हूं कि नेता की खुराक में मैं हूं कि किसी दिन बन जाऊं। आज तक बना नहीं, मोहम्मद में 9 इलेक्शन जीत गया। चौधरी भजनलाल की सरकार में मैं मंत्री था, मुझे फूड एंड सप्लाईज का महकमा दे दिया था, फॉरेस्ट का सप्लाई दे दिया था, उनका फंड और महकमे मेरे को दे दिया और भजनलाल की सरकार। और जब मैं गांव के अंदर मंडियों के अंदर जाया करता था कि तुम्हारे वाजिब माल मिल रहा है कि नहीं, एफसीआई में तुम्हारा ग्रेन स्टोर हो रहा है कि नहीं, तो नया नया था, मैं हरियाणा के ये नया ही था। और जैसे जमींदार होते कोई गाय खरीदने जाता है तो देखता है कभी इसके दांत घिसे तो नहीं है, कितनी टूटी है ये गाय, इसकी पूंछ लंबी है कि छोटी, इसके थन कैसे हैं, बैल कैसा चाहिए हमारे को, घोड़ा कैसा चाहिए हमारे को, सबकी परख होती है। और फिर पूछते हैं बल्दियत, मेरी बल्दियत क्या है? तो भाई मेरे से भी बल्दियत पूछी और मैंने कहा राव वीरेंद्र सिंह का बेटा हूं। और जब जाकर के मुझे पता कि नेता क्या होता है, राव वीरेंद्र सिंह उस टाइम कुछ नहीं थे,
लेकिन जब मैं मंडियों में जाया करता था तो लोग मेरे से कहा करते थे, तो राम आया भाव आया, राम गया भाव आया, उसका तू बेटा है, आओ स्वागत करो, उसका भी मेरे साथ बैठो। नेता तो ऐसे बने जाते कि बेशक थोड़े दिन के लिए बनो, लेकिन जिस दिन आप बनो, जिस दिन आपके पास ताकत आए, उस दिन जनता का सुधार करो, जनता की बात मानो, जनता के दिल के ऊपर छा जाओ, जब जाकर के आप नेता करना हो जाओगे। वैसे नहीं। और अब लोग मेरे मन की बात, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोविड के बाद हम लोगों को धन्यवाद भी नहीं कर पाए। 10 सीट दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मिली। एक बार 1999 के अंदर मिली थी, जब कारगिल का युद्ध दोबारा खत्म हुआ था, हम विजयी हुए। और एक बार अब मिली तो नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट, हम धन्यवाद नहीं कर पाए क्योंकि इलेक्शन हरियाणा के हो, और हरियाणा के इलेक्शन के अंदर जितनी हम सीट उम्मीद कर रहे थे, 90 में से 75 सीट नहीं, 4 महीने के अंतर के अंदर कहां 100% रिकॉर्ड था हमारा रिकॉर्ड घटकर के 50%। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं अपनी पार्टी से, और धनखड़ साहब तो मैंने पहले ही कहा, बड़े सहनशील, मैंने देखा ऐसे सहनशील नेता नहीं होते तो वो पार्टी नहीं चला सकता। हरियाणा है, ये ऐसा वैसा प्रांत नहीं है। हरियाणा के अंदर भी धाकड़ लोग रहते हैं, कई जगह के अंदर रहते हैं, अपने आप को किस मार्ग समझते हैं, और उनकी सुनी नहीं जाएगी तो आपे से बाहर भी हो जाता है। धनखड़ साहब सहनशील बहुत उनका मैं देखा, छोटी मोटी पार्टी की मीटिंग होती है, के बाद में मेरे को गलत ना समझा जाए, मैं स्टेज से एक बात के पहले पार्टी को कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी हूं, मैं नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का वजीर हूं, और अब तक मेरा इतिहास है कि जिस पार्टी में मैं रहता हूं, जिस थाली में मैं खाता हूं, उस थाली के अंदर छेड़ नहीं करता। पहले इसको सुनानी चाहिए बात, लोग कहेंगे कोई बात के अंदर। और दूसरी बात मैं यूं कहना चाहता हूं पार्टी को, और धनखड़ साहब को तो क्या मैं कहूं, तो मेरे साथी हैं, आपके बीच के अंदर कुछ संघ वाले भी बैठे होंगे, आपको पता नहीं, हो सकता है आपका पड़ोसी हो, तो रिपोर्ट करेंगे कि इसके ऊपर क्या हुआ। तो भाई मैं डबली सेफ होना चाहता हूं कि एक तरफ तो धनखड़ साहब के, एक तरफ से वो कहें, तो ऐसा ना हो बीच के मेरी बात बदला लीजिए और खराब कर दीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूं पार्टी से कि मैं इस स्टेज से कुछ नहीं मांगता। कोई सोचे कि जो इसलिए इसने करिए कि कुछ चाहता होगा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शहीदों को नमन करने के लिए आज के दिन स्टेज के ऊपर आया हूं। पार्टी से मुझे आज के दिन बहुत मिल रहा है, मुझे पार्टी से और कुछ नहीं। एक चीज के ऊपर मैं हंस सकता हूं, वो मेरी इज्जत, मेरे साथियों की इज्जत, मेरे एरिया की इज्जत, ये नेगोशिएबल नहीं है। और राजनीतिक तौर के ऊपर अगर देखो, सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, पहली बार अपनी मेजोरिटी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, हमने हरियाणा में 90 सीट है, हम
हम 47 के ऊपर ही क्यों सीमित रह गए? और अगर यूं देखा जाए कि जहां कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, जिस एरिया को आज के दिन हम और आप अपना कहते हैं, उसमें एक भी कांग्रेस ही नहीं बचा। सारे के सारे रोजगारी जनता नहीं, और भारतीय जनता के एमएलए को वहां पर स्थापित कर दिया। ये हमारा आपका मिलना क्षेत्र है, जिसके सहयोग से और नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से पहली बार सन 14 के अंदर सरकार हरियाणा के अंदर बीजेपी की बनी। और दूसरी बात, पता नहीं कहां से लगा नहीं लगाया, अब की बार 75 बार, अब की बार 75 बार, हम भी गफलत में मारे गए। तो फिर 75 तो चाहिए, 80 हो जाएंगे। परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं, घर बैठो जीत जाएंगे। तो भाई हम अहिरवाल से बाहर नहीं निकले, और नतीजा क्या हुआ कि अहिरवाल के अंदर की जो 2-4 सीटें थी, पहली दिवाली थी, उनमें भी घात होगी। दिवाली जैसी सीट जो हम जीत सके थे, कोई जयचंद्र में आजादी वाली पार्टी के लोग थे, उनको नाम भी मिल गया। और मैं क्या आपसे एक चीज पूछ सकता हूं कि क्या हम अहिरवाल से किसी में लड़े, नसीबपुर की लड़ाई लड़ेंगे, या किसी दिन पानीपत की भी लड़ने के लिए चलेंगे? जो कहानी हम सोचे थे तो हुई नहीं, जो कह रहे थे करेंगे उनसे हुआ नहीं, तो हम उनका योगदान करने के लिए बाहर हरियाणा से निकल कर चले कि नहीं चले? और ये जो 2 सरकारों में हमारा योगदान है, नरेंद्र भाई का आशीर्वाद है। सरकारें बनी हैं, अभी 3 साल बकाए, 3.5 साल और बकाए हैं। एक सवाल और करना चाहता हूं कि जितनी हमने योगदान किया, क्या उसका वाजिब इनाम हमारे को मिला? नहीं। ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, इसका जवाब नहीं चाहिए। ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं यूं कहना चाहता हूं, जैसे मेरी बेटी ने कहा दूसरे, आज भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता थोड़े से क्षेत्र के अंदर ही सिमट करके रहे, हमारे वाला क्षेत्र के अंदर। और हम प्रयास करेंगे, यहां एंगेजमेंट भी करेंगे, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम मिलकर के यूं कहते हैं किसानों से भी बात नहीं बढ़ेगी, चलनी चाहिए। मैं जवानों को कुछ कहना चाहता हूं, कोई अपना इतिहास पढ़ो, समझो। आपकी अभी नई नई बुद्धि है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। क्या पता क्या निर्णय ले बैठो, उल्टा सीधा। लेकिन निर्णय लेने से पहले अपना इतिहास जरूर पढ़ो। ये मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, फिर जभी आप सही फैसला ले पाओगे। मैं अपने भाइयों से भी कुछ कहना चाहता हूं, सगे भाइयों, इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम भी सोचो, समय बदल रहा है, सोचो। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं
मैं जनता का सिपाही हूं, फौजी का बेटा हूं, और मैंने अपना ईमान नहीं खोया है। पिछले दिनों के अंदर अहीर कॉलेज हमारा मेरे बाप ने चलाया, मेरे दादा ने चलाया, उसका विवाद छिड़ गया। 90 साल की लीज खत्म होने जा रही थी, तो वो जमीन मालिकों से हमने खरीदी थी, उसमें विवाद छिड़ गया। कभी सोसाइटी के नाम इंद्रजीत सिंह ने जमीन खरीद ली है और 30 साल के बाद ये बेच करके मुनाफा खाएगा। मैं 30 साल जीऊंगा? तो सोचे। और मुझसे अपनी खुद की जमीन नहीं समझ रही, मैं दूसरी खरीद करके क्या करूंगा? मेरे को अपनी बहुत है। और मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि प्रताप सिंह कैरों की निगाहें वही कॉलेज के ऊपर रही थी, मेरे बाप ने लोग। चौधरी बंसीलाल की निगाहें इस कॉलेज के ऊपर रही थी, मेरे बाप ने लोग। हमारी पार्टी के कुछ नेता थे, उनकी निगाहें इसके ऊपर थी कि ये इसका सरकारीकरण हो जाए। गवर्नर को जाकर के चिट्ठी दिए थे, किसी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला, मैंने रोका। और जो मैं रोकता आया हूं, या मेरा बाप रोकता है, जिस संस्था को अहीर कॉलेज कहते हैं, कि उसको ये जमीन मैं बेचने के लिए खरीदूंगा, अपनी बेच दूंगा, मेरे तो 2 पीढ़ी आगे तक चल जाएगा काम। आपको विश्वास दिलाता हूं स्टेज के ऊपर से और सामने वाले ऊपर वाले की मौजूदगी के अंदर और शहीदों की रूह के सामने, कि इसके अंदर रत्ती भर का भी करप्शन नहीं हुआ। मेरे दुश्मन के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी में कोई दुश्मनी नहीं बना पाया तो क्या? मैं अपने दुश्मन को धन्यवाद करना चाहता हूं, सार्वजनिक तौर के ऊपर, कि मैं सोच रहा था कि भाई 70 साल का हो गया, 13-40 साल लोगों की सेवा करनी, कुछ लोगों ने की मानी, कुछ पार्टी ने की मानी, कुछ अपनी कही, कुछ नहीं मानी गई, बहुत बोली अधिकार हो गई हो जो। लेकिन मेरे देख चौके देख मुझसे कि इंद्रजीत सिंह तो रिटायर होने वाला है, रगड़ तो रॉन्ग दो इसमें। और मैं अपना मन ये भूल था कि रिटायर हूं या ना रिटायर हूं, पक्का मैं रिटायर नहीं हूं। आखिर क्यों? आखिर मैं रिटायर क्यों हूं? सेहत से दुरुस्त हूं, ना मेरे को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ना मेरे को ब्लड प्रेशर है, ना मेरे को मिर्गी आती है, और 50 साल की से किसी से दौड़वा देते मैं क्यों बराबर की दौड़ में 12 में जाऊं? तो मेरे पैर क्यों? और एक सलाह भी देता हूं कि मैं औरतों के खिलाफ, अपाहिजों के खिलाफ, मरीजों के खिलाफ नहीं लड़ता। कृपया आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना। मौका फिर से मिलेगा। 3 साल बचे हम इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के 3.5 साल बचे। सेहत का ध्यान उनको रखना चाहिए, तभी तो पता है और अगर आप हरा देते हैं
तो बेशक तांडव कर लेना, लेकिन आज थोड़ी जल्दबाजी है, आज तांडव करने का समय नहीं। और मैं खत्म करना चाहता हूं एक शेर से। नटवर सिंह जी मेरे दोस्त ही मेरे गाइड थे, भरतपुर के शाही खानदान से रिश्ता रखते थे। और जब मैं पहली बार मंत्री बना, विदेश राज्य मंत्री बना, तो बहुत बड़े मंत्री मेरे घर भी आए, गिर भी गए, चोट भी लगी, काका भी लगा, बड़े नेक इंसान, बड़े लिखे। और उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया जो कि आपके लिए मैं सुनना चाहता हूं। परवाना हूं, मुलायजा फरमाइए, परवाना हूं, शाम तो हो, शम्मा तो हो, परवाना हूं, शाम तो हो, शम्मा तो हो, जलने के लिए हूं तैयार, कुछ बात तो हो। आप लोगों का इतना भारी समूह देख करके एक चीज और कहना चाहता हूं, तो हेनरी फोर्ड ने कही। हेनरी फोर्ड है जिसकी गाड़ी भी चलती है, जब चला अमेरिकन था। उन्होंने कहा था कि जब लोग इकट्ठे होते हैं वो शुरुआत होती, वो शुरुआत आज आपने कर दी। इतने ज्यादा तादाद के अंदर इकट्ठे हो गए कि आधे से ज्यादा तो वहां रोड से ही उल्टे हो गए। जब कौन पैदल चलेगा 5-6 किलोमीटर, रोड से ही वापस हो गए, गाड़ी में बैठ कर देखेंगे। तो वो कहते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते तो शुरुआत होती है, जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो तरक्की होती है, प्रोग्रेस। और जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो कामयाबी होती है। तो मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि पहली पौड़ी तो आपने आज के दिन साथ ली, तो इकट्ठे रहो और इकट्ठे काम करो। आने वाला समय आपका और हमका सभी का होगा। धन्यवाद।